हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजी शिक्षा ऐप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेसन 12 पढ़ा था जीव विज्ञान का। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस लेसन से हमारा जो यूनिट था वो ख़त्म हो गया था। अब इस यूनिट में हम लोगों के 4 लेसन आएंगे, लेसन 13, 14, 15 और 16, 13, 14 और 15, 16। ये 4 लेसन इस यूनिट में आएंगे और इस यूनिट से हम लोगों का क्वेश्चन आएगा आपके मेन एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आएगा 14 नंबर के क्वेश्चन। कितने? 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। क्लियर? अब इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के बारे में। ये जो 4 लेसन हैं, ये 4 जो पार्ट बचे हुए हैं, उस अध्याय में अगर देखेंगे हम लोग, उस यूनिट में अगर हम लोग 14 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा जहाँ से, अगर उसमें देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने आसपास के बारे में, जो पर्यावरण है और पारिस्थितिक तंत्र कैसे कैसे प्रोसेस करता है, कैसे कैसे चरणबद्ध होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 13, जीव और समष्टियाँ। ठीक है, जीव क्या होता है और समष्टियाँ क्या होती हैं? तो जीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं जीव। जो चाहे वो प्लांट भी हो सकते हैं, चाहे एनिमल हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, है ना। इससे हम लोगों ने पढ़ा है। अगर अब इस लेसन का हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स में है टेम्परेचर, ताप, दाब, वायु, मृदा, जितने भी पौधे हैं, ये सबको एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? अपने वातावरण को वातावरण बोलते हैं या फिर पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातावरण या पर्यावरण बोलते हैं। तो अब ये सारे चीज़ एक साथ रहते हैं। कौन कौन से? जंतु, जितने भी एनिमल्स हो गए, है ना, ह्यूमन्स, आपके प्लांट्स, पेड़ पौधे, इसके साथ साथ आपका वायु, हवा, जो लाइट है, सन का लाइट जो आ रहा है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जिसको बोलते हैं हम लोग, ताप, टेम्परेचर, कभी घटता है कभी बढ़ता है ना भाई। कभी घटता है तो क्या होता है? ठंडी बढ़ती है। जब बढ़ता है तो क्या होता है? गर्मी बढ़ती है, पानी गिरता है ना। तो ये सारी जो जल वगैरह सब जितने भी चीज़ें हैं, उन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। और पर्यावरण में अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव होता है वो सारे चीज़ों पर पड़ता है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है ना, नवंबर दिसंबर जो होता है वो ठंड का मौसम होता है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है। और कम होने से क्या होता है? ठंडी बढ़ता है। ठंडी बढ़ता है तो सारे लोग इफेक्ट होते हैं ना। सारा जो जगत है हमारे आसपास, जितने भी सराउंडिंग में हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, उन सबका क्या होता है? अगर कम या ज़्यादा हो तो वो हम सबको प्रभावित करते हैं, या वातावरण को प्रभावित करते हैं, या वातावरण उन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब वातावरण में 2 चीज़ें होती हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक। क्या होता है? वातावरण 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक। ठीक है। सभी जो जीव होते हैं वो अलग अलग घटकों से प्रभावित होकर अलग अलग घटकों को प्रभावित करते हैं, और बाकी जो घटक होते हैं वो सभी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इस दोनों को, जो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अगर एक वैज्ञानिक था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक नाम जिनका हीकल था, हीकल ने बताया कि जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जिनमें जीवधारी और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, उसको एक साथ क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ओडम नाम के वैज्ञानिक ने 1965 में बताया कि पारिस्थितिकी जो है वो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं? प्रकृति में जितनी भी संरचनाएं उपलब्ध हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उनके संरचना और कार्यों का अध्ययन क्या करते हैं। ठीक है। इकोलॉजी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक से लिया गया शब्द है, जो ओइकोस और हैबिटेट से बना, ओइकोस से बना है, इको, है ना। तो ओइको जो होता है, ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, वास स्थान, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ग्रीक
भाषा से दो वर्ड लिया गया है, इकोस ओइकोस। ओइकोस जो होता है उसका मतलब होता है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ पे जीवधारी रहते हैं, वास स्थान। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना, किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, उसको बोलते हैं अध्ययन करना। ठीक है, ये क्या है, इकोलॉजी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वास स्थानों का अध्ययन करना। पारिस्थिति और पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी क्या आता है, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो पर्यावरण में पारस्परिक सब, उनके पर्यावरण जो होते हैं एक ही जाति के जीव आते हैं, मतलब एक जगह पर एक ही जाति के जो जीव होंगे उसको बोलेंगे स्वपारिस्थितिकी। ठीक है, फिर है सामुदायिक पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत विशेष वातावरण में कोई स्पेशल जो वातावरण होता है जहाँ पे जीवधारी जो रहते हैं निवास करते हैं, और वो जो समुदाय होता है वो उन वहाँ पे के आसपास के जो पारिस्थितिकी होता है उससे संबंध रखता है, उसको बोलते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्रीय पारिस्थितिक। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर है जीन पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक जीवधारियों के या फिर एक समष्टि, समष्टि मतलब क्या होता है, जीवों का समूह, बहुत सारे जीवों की समूह को क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे। जीवधारियों के समूह को समष्टि बोलेंगे। तो एक समष्टि में अगर एक समष्टि की प्रजातियों का अगर आनुवांशिक संगठन, आनुवांशिक संगठन क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, तो आनुवांशिक संगठन का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं जीन पारिस्थितिकी। ठीक है, फिर है समष्टि पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर है संगठन के स्तर, सेकेंड टॉपिक है आपका संगठन के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या चीज़ होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं, है ना, जितने भी जीवधारी होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होते हैं, अलग अलग रसायन और अलग अलग अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग अणुओं का संश्लेषण करते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, देखो जीवधारी कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका जो होता है, कोशिका से एक कोशिका जो होता है ना, वो संपूर्ण कार्य करता है। फिर वो कोशिका जो होती है वैसे टाइप की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत सारे मिलकर किसका निर्माण करती है, टिश्यू, उत्तक का निर्माण करती है। एक कोशिका हुआ, कोशिका से क्या बना, टिश्यू। बहुत सारे कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, एक साथ टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, टिश्यू जो होता है वो किसका निर्माण करता है, ये हो गया आपका सेल, ये आपका हो गया टिश्यू, उत्तक, कोशिका, उत्तक। उत्तक के बाद क्या बनता है आपका, ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। ठीक है, बहुत सारे उत्तक जो होते हैं वो एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग में क्या क्या आ गया आपका, फेफड़ा आ गया, किडनी आ गया, है ना, हृदय आ गया, ब्रेन, दिमाग आ गया, अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंग जो होते हैं वो बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, अलग अलग प्रकार के तंत्रों का निर्माण करते हैं। अलग अलग अंग जो होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और सब अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। क्या, जीव शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जीव शरीर का। संपूर्ण अंग तंत्र जैसे कि क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हृदय का जो तंत्र है ना, रक्त परिवहन तंत्र जिसको बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये जो सारे तंत्र होते हैं इनको अंग तंत्र बोलेंगे। और इन सबको, पाचन तंत्र भी आ गया आपका, इन सबको अगर एक साथ हम लोग ले लेंगे तो इन सब तंत्रों को एक साथ बोलेंगे हम लोग जीव की रचना करते हैं। ये सारे तंत्र जो होते हैं आपस में मिलकर किसकी रचना करते हैं, एक जीव शरीर का निर्माण करते हैं। अब ये तो हो गया जीव शरीर का निर्माण कैसे हो गया, एक चीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर दूसरा देखेंगे तो एक जाति जो होती है, एक जाति के समस्त जीवधारी जो होते हैं उसको जातियां मिलकर समष्टि का निर्माण करती है। एक जाति के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि इंसान है, एक जगह में बहुत सारे इंसान हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, एक समष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक समष्टि। और अलग अलग प्रकार के समष्टि मतलब अलग अलग जीवधारियों का जो ग्रुप होगा, अगर वो एक साथ रचना एक साथ रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, जीव समुदाय। क्या बोलेंगे, जीव समुदाय। जीव समुदाय और पर्यावरण जो होता है वो किसका निर्माण करता है, परितंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, परितंत्र का। जीव समुदाय जो होता है मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीवों की समष्टि होती है वो और पर्यावरण एक साथ मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। और परितंत्र जो होता है उसके जो घटक होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप देखते हैं कि अगर देखेंगे
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है निम्न श्रेणी के संगठक और उच्च श्रेणी, दूसरा है आपका उच्च श्रेणी के संगठक। अगर निम्न श्रेणी के संगठक देखेंगे तो इसमें क्या होता है, मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु किससे बनता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, रसायन शास्त्र पढ़ा हुआ है, उसमें आप लोग देखेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों से मिलकर क्या का निर्माण हुआ है, तो इन तीनों से मिलकर परमाणु का निर्माण हुआ है। जो परमाणु होता है, बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और जो अणु होते हैं, बहुत सारे अणु जैसे होते हैं कार्बन 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 परमाणु, ठीक है। फिर एक कार्बन का अणु बना लिए, फिर अणु से क्या हो गया, वो सरल यौगिक का निर्माण करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे के साथ मिल जाएगा तो क्या करेगा, जटिल यौगिक का निर्माण कर लेगा। और जटिल यौगिक से किसका निर्माण होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका के अंदर में जो तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म तो बन गया, अब कहाँ से बना प्रोटोप्लाज्म, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हमारा परमाणु, परमाणु से बना, पर बहुत सारे परमाणु जुड़कर बनाए अणु, अणुओं से निर्माण हुआ है हमारे सरल यौगिक का। और सरल यौगिक किसका निर्माण किए, जटिल यौगिक का। अब जो जटिल यौगिक है वो किसका निर्माण कर दिया, कोशिका के अंदर में रहने वाले प्रोटोप्लाज्म का। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें कोशिकांग का निर्माण होता है, और कोशिकांग जब बन जाते हैं तो उसको एक पूर्ण कोशिका का रूप मान लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है उच्च श्रेणी के संगठक। जीवित कोशिका जो होता है उसमें क्या होता है, उत्तक होता है, कोशिका हो गया, कोशिका से उत्तक हो गया, उत्तक से उत्तक तंत्र हो गया, उत्तक तंत्र से अंग हो गया, अंग से अंग तंत्र हो गया, है ना, इतना तो पढ़े थे। अंग तंत्र से जीवधारी। जीवधारी क्या होता है, एक ही जाति के सभी समस्त जीवधारी जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं, समष्टि का निर्माण करते हैं। समष्टि जो होता है, बहुत सारे समष्टि एक साथ मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, परितंत्र जैव मंडल का निर्माण करते हैं। फिर जो जैव मंडल होता है उससे जैविक संसार का निर्माण होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। फिर है विभिन्न अवस्थाओं में जैविक संगठन के स्तर निम्नानुसार होते हैं। देखेंगे अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ग्रेड में जो जैविक संगठन होते हैं उनके स्तर कैसे होते हैं। तो पहला है संगठक के आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर लेवल देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो जीवधारियों का आधार होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो जीवधारी जिंदा भी नहीं रह सकते, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो यौगिकों का मिलकर बना होता है, जो जटिल अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो जल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, अम्ल, विटामिन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ अणु निर्जीव होते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण रूप से देखेंगे तो ये एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए एक झिल्ली होता है, ठीक है, उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और दोनों को मिलकर जैविक एक कोशिका का निर्माण करते हैं, झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के मध्य में एक क्या होता है, एक छोटा सा गोल केंद्रक होता है जो कोशिका की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। जो कोशिका का ब्रेन होता है ना, उसको बोलते हैं केंद्रक। कोशिका स्तर पर आवश्यक जैविक क्रियाएं जैसे कि श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन का कार्य करता है। फिर है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, उत्तकीय संगठन। उत्तकीय संगठन क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है केवल एक कोशिका का बना होता है, लेकिन मल्टी सेल्युलर जीव, बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उनकी जो कोशिकाएं हैं वो जुड़ती हैं, और वो जुड़कर क्या बनाती हैं, वे एक समान रचना में एक कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ जुड़कर एक व्यवस्था के रूप में रहती है, एक व्यवस्थित आकार में रहती है। उसको क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक। फिर है जीवधारी स्तर का संगठन। जटिल शरीर जीवधारी का जो उत्तक होता है, वो उत्तक जो मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। कोई भी अंग जो होता है वो अलग अलग प्रकार के अंत में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र के रूप में सम्मिलित होकर शरीर का निर्माण करते हैं। जीवधारियों में जनन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात जनन का क्षमता मतलब क्या होता है कि एक निश्चित समयावधि में, एक समयावधि जो होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। उच्च श्रेणी के अगर संगठन की बात करेंगे तो उच्च श्रेणी का जो जीव होता है वो अकेला नहीं रह सकता है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जो होते हैं वो ग्रुप में एक साथ रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, समष्टि कहते हैं, ठीक है।
एक ही जो जीवों का समूह, एक ही जाति के जीवों का समूह जो होता है उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन का होता है, लैंगिक जनन होता है जो एक ही प्रकार के जाति का निर्माण करती हैं। इन सब जो समष्टि होता है जिसमें अलग अलग बहुत सारे जीव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परितंत्र या जैव मंडल का निर्माण करते हैं। परितंत्र, इसको क्या बोलेंगे, परितंत्र बोलेंगे। और परितंत्र जो होता है वो जैव मंडल का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जैव मंडल होता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों तथा निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर क्रिया के फलस्वरूप विकसित एक बड़ा तंत्र है। अब देखेंगे पारिस्थितिकी हिराक। हिराक का अर्थ क्या होता है, एक दर्जित श्रेणी। दर्जित श्रेणी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग कैसे आंकते हैं या कैसे डिफरेंस करते हैं, तो नंबर के आधार पर डिफरेंस करते हैं। या ये बहुत अच्छा, ये मतलब जैसे कि आप लोगों का जो रिजल्ट होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसा होता है ना, ए+, B+, B1, 2 ऐसा टाइप का अलग अलग ग्रेड, तो उसको बोलते हैं जो जीवों का जो समूह होता है ना वो कैसा होता है, मतलब पारिस्थितिक समूह जो होता है वो अलग अलग ग्रेड में, अलग अलग लेवल में, अलग अलग स्तर में रहते हैं, उसको बोलते हैं हिराक। हिराक, ठीक है, पारिस्थितिक हिराक। अगर पारिस्थितिक हिराक का लक्षण देखेंगे तो जैविक इकाई के प्रत्येक स्तर में एक विशिष्ट संरचना और कार्य होती हैं। छोटी छोटी जो जैविक इकाइयां होती हैं वो संगठन के अगले उच्च स्तर का निर्माण करती है। हिराक में केवल एक ही जीवधारी होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व वाला होता है। बाकी सब जीवधारी जो होते हैं वो छोटे स्तर की इकाइयों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कोई भी जीवधारी जो होता है वो प्रकृति में अकेले जीवित नहीं रह सकता। उसको हर जीवों के पर क्या होते हैं, कुछ हर जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी रूप से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न इकाइयां परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करती हैं। संगठन का अगर स्तर देखेंगे तो उसकी विभिन्न इकाइयां जो होती है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस प्रदर्शित करती है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक इकाई भौतिक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया प्रदर्शित करती है। ये इकाइयां अपनी उत्तरजीविता के लिए पर्यावरण से ऊर्जा तथा पदार्थ प्राप्त करती हैं। अगर पारिस्थितिकी हिराक की श्रेणियां देखेंगे तो वो अलग अलग समूहों में मान सकते हैं, अलग अलग श्रेणी। पहला है जीवधारी, समष्टि, फिर प्रजाति, जैव समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीवोम और जैव मंडल। आगे देखते हैं इसका डिटेल क्या क्या होता है। जीवधारी, जीवधारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके समष्टि के या पारिस्थितिकी हिराक का यूनिट होता है, इकाई होता है। इसमें क्या होता है कि इस आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ये समस्त जैविक प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से करती है। जैविक प्रक्रिया मतलब अपने बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं उसको स्वयं से करते हैं। प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं वो कोशिकीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब उनका जो बॉडी का निर्माण हुआ है, जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। या कोशिका एकल भी हो सकता है, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। यह एक परिणात्मक इकाई है जिसे गिना या मापा जा सकता है। मतलब जीवधारियों को की संख्या को हम लोग गिन या माप सकते हैं ना। एक जीवधारी जो होते हैं अपने पर्यावरण के प्रति पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है, मतलब जहाँ पे रहता है वो उसके अनुसार ढल जाता है। प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन काल होता है, जैसे कि मनुष्यों का जीवन काल होता है 70 से 80 साल, है ना। कछुए का होता है ज़्यादा। अलग अलग जीवधारियों का अलग अलग लाइफ साइकिल होता है ना, जीवन चक्र होता है। प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं अपने जनकों से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने पूर्वज से समानता प्रदर्शित करती है, ठीक है। जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें वृद्धि, मरम्मत की एवं पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, स्वायत्त शासी गतियाँ पाई जाती है। मतलब क्या होता है, जो मरम्मत करना या फिर उनमें जो वृद्धि होती है वो चलती रहती है। नए जीव की उत्पत्ति जो होती है वो पुराने ही जीव से उत्पन्न होती है प्रजनन के द्वारा। अब ये प्रजनन कायिक प्रजनन हो सकता है, अलैंगिक हो सकता है, लैंगिक प्रकार का भी हो सकता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोई भी अंग जो होता है वो स्वतंत्र अस्तित्व वाला नहीं होता है। फिर है समष्टि। समष्टि का मतलब होता है लोग। अब अगर हम लोग समष्टि को देखेंगे तो एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप को हम लोग एक साथ जनसंख्या या आबादी को एक साथ समष्टि कह सकते हैं। समष्टि जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वनियंत्रित होता है। अच्छा, समष्टि जो होता है वो स्वनियंत्रित होता है ना। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं। इसमें इन लक्षणों में अगर देखेंगे तो घनत्व आता है, जन्म दर आता है, मृत्यु दर आता है, वयस वितरण आता है, जैविक विभव परिक्षेपण की दर आता है एवं वृद्धि स्वरूप आदि को सम्मिलित किया जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार देखेंगे तो ये
एक ही जो जगह होता है, एक ही जो प्लेस होता है, उसमें कई जाति के जीव जो होते हैं एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, उस समूह को समष्टि अथवा आबादी कहते हैं। अगर क्लार्क के अनुसार देखेंगे, एक वैज्ञानिक है क्लार्क, उन्होंने समष्टि को दो प्रकार से बताया, मिश्रित समष्टि और एक जातीय समष्टि। मिश्रित समष्टि में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो प्रजाति के जो जीव होते हैं वो एक साथ रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिश्रित समष्टि। और एक ही जाति के जीव अगर रहते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं एक जाति समष्टि। ये हो गया। फिर थर्ड है आपका प्रजाति या जाति। क्या है, प्रजाति या जाति। प्रजाति या जाति क्या होता है, वर्गीकरण की आधारभूत होता है। मतलब एक ही जो जीव होते हैं उनमें संपूर्ण जीवों को अगर रख देंगे, उसको बोलेंगे, एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है या समष्टियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रजाति या जाति। इनमें संकरण होता है, अर्थात संकरण मतलब एक ही प्रकार के जाति का विकास कर सकते हैं ये, ठीक है। इनका जनन संबंध नहीं होता। जाति जो होते हैं वो आपस में संकरण या संयोग करने वाले जीवों की जनसंख्या या समष्टि है। दूसरे शब्दों में देखेंगे तो प्रजाति जो होती है वो जीवों का ऐसा समूह है जिसकी संरचना, कार्य और व्यवहार जो होते हैं उनमें समानताएं होती हैं। फिर है जैविक समुदाय। जैविक समुदाय जो होती है वो समष्टि को एक जातीय जनसंख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जाति के सदस्य रहते हैं। प्रकृति में किसी भी स्थान पर एक जाति की जनसंख्या एक तो रह नहीं सकती, लेकिन एक इसमें क्या होता है, हमारे अगर देखेंगे पर्यावरण में तो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं वो ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। उसको बहुजातीय जनसंख्या या जैव समुदाय कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुजातीय जनसंख्या या जैव समुदाय कहते हैं। प्रत्येक जीवीय समुदाय का एक निश्चित आवास होता है। समुदाय अथवा आवास के विभिन्न घटकों को एक साथ क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। समुदाय अथवा आवास के जो घटक होता है उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी स्वयं एक बहुत बड़ा समुदाय है जो कई छोटे छोटे समुदाय जैसे कि वन समुदाय, झील समुदाय, ताल समुदाय, समुद्र, नदी इत्यादि से बना होता है। जो पृथ्वी होता है ना वो एक खुद एक बहुत बड़ा समुदाय है, कम्युनिटी है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे समुद्र होते हैं उनका ग्रुप है, बहुत सारे रिवर्स, नदियां होती हैं, झील होती हैं, ये अलग अलग प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको समुदाय बोलते हैं, ठीक। और एक साथ उसको क्या बोलेंगे, जैविक समुदाय। यदि किसी स्थान पर जैविक समुदाय में उस स्थान की निर्जीव वस्तुओं को जोड़ दिया जाए तो वह परितंत्र पड़ जाता है। परितंत्र मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को एक साथ रखेंगे उसको बोलेंगे परितंत्र। आप देखते हैं कि समुदाय की संरचना। समुदाय की संरचना तीन प्रकार की होती है। पहला है उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो होता है वो क्या करता है, उत्पादक जो होता है वो हरे पौधे में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है, अपने लिए भोजन का निर्माण करता है और अपना भोजन को वो स्वयं खाता है। और उस भोजन से क्या होता है, उस भोजन को हम लोग दूसरे, अब ये तो हो गया उत्पादक। उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो नए चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पौधे लोग सूर्य प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। फिर है उत्पादक। उत्पादक के बाद है उपभोक्ता। अब उत्पादक कर लिया और खा लिया, ठीक। अब वो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, जीव खाते हैं, बाकी जीव खाते हैं। तो उन जीवों को क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। उपभोग करना मतलब होता है यूज करना। उपभोक्ता जो यूज करता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। फिर है अपघटक। अपघटक मतलब क्या होता है, कोई जटिल पदार्थ होता है उसका छोटे छोटे या फिर सरल यौगिकों में तोड़ना। जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में तोड़ना क्या कहलाता है, अपघटक। जैसे कि आपका जीवाणु या फिर कवक जो आते हैं ये क्या होते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करते हैं और पुनः क्या करते हैं, उपभोग करने योग्य बना देते हैं। जो जीव होता है वो तो एक ही जाति का हो गया। समष्टि अलग अलग जातियों का भी हो सकता है, एक जाति का भी हो सकता है ना। और अगर समुदाय देखेंगे तो इनके अलग लक्षण भी पाए जाते हैं। समुदाय तीन प्रकार का होता है, ये तो समझ में आ गया आपको। अगर देखेंगे तो ये कई स्तर में व्यवस्थित होते हैं। ये स्तरें जो होती हैं ऊर्ध्व होती हैं, ठीक है, ऊर्ध्व होंगी। बड़े समुदाय में ज़्यादा एवं सरल समुदाय में कम स्तरें होती हैं। अगर देखेंगे तो वन समुदाय जो होता है पहले स्तर में ऊंचे वृक्ष, दूसरे स्तर में छोटे वृक्ष और तीसरे स्तर में झाड़ियाँ और चौथे स्तर में घासें आती हैं। यह देखो स्तरीकरण को प्रदर्शित करना, ठीक है। टॉप स्टोरी में क्या आएगा, बहुत बड़ा बड़ा वाला ट्री, फिर अंडर स्टोरी ट्री, फिर आएगा सर्ब झाड़ियाँ, फिर आएगा हर्ब, फिर आ जाएगा घासें, ठीक।
फिर नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या होता है, जीवधारी और पर्यावरण दोनों का जो अंतर क्रिया होता है, मतलब जीवधारी और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या होता है, जैविक समुदाय के अंतर्गत आता है जो कि पर्यावरण के अजैविक घटकों से अंतर क्रिया करते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण के अजैविक घटकों से अंतर क्रिया। फिर है बायोम या फिर जीवोम। जीवों का एक वृहद स्थलीय पारिस्थितिक इकाई है जहां पर मुख्य वनस्पतियां एवं संबंधित जीव आते हैं। जीवोम क्या बोल रहे हैं, जीवोम क्या होता है, स्थलीय पारिस्थितिक इकाई है, मतलब जमीन में रहने वाला पारिस्थितिक इकाई है जिसमें क्या आते हैं, जितने भी पादप वनस्पतियां, मतलब क्या हो गया आपके पेड़ पौधे वगैरह सब, और जंतु, जितने भी जंतु हैं, चाहे इंसान हो या फिर शेर भालू बकरी भेड़, जितने भी हैं वो सारे जंतु जो होते हैं वो एक प्रकार से एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, और वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, कहीं पे जंगल में जैसे अब अगर हम लोग जंगल से बाहर निकलेंगे गाँव और शहरों में देखेंगे तो इंसान पाए जाते हैं। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे विशेष प्रकार की प्राणी पाए जाते हैं या पौधे पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो जलवायु होता है वो उनके अनुकूल होता है। मतलब जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं करना पड़े वहीं पे तो रहोगे ना, तो वो जो जीव होते हैं वो एक भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करते हैं जहाँ पर उनको जीने का सरल तरीका लगता है, या ना उनको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, उसको बोलते हैं जीवोम या बायोम। विश्व के प्रमुख जीवोम जो है वो मरुस्थलीय जीवोम, जहाँ पे मरुस्थल होता है वहाँ पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं भाई। घास के मैदान का जीवोम अलग होता है। उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन आदि का जीवोम जो होता है वो अलग होता है। फिर है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, सभी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे जैव मंडल। जैव मंडल जो होता है वो सर्वोच्चतम संगठन स्तर होता है। इसके अंतर्गत सभी जीवधारी एवं भौतिक वातावरण आते हैं जिसके द्वारा जो जीवधारी है वो अंतरक्रिया करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवास और निकेत। आवास जो होता है अजैविक कारकों से बना वह स्थान होता है जहाँ पे जीव निवास करता है। अजैविक कारक मतलब नॉन लिविंग थिंग से बना वह स्थान होता है जहाँ पे वो अनुकूलता प्रदर्शित करता है, उस स्थान पर कोई जीव जो रहता है वहाँ पे निवास करता है, रहता है। आवास जो होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसमें से अलग अलग प्रकार की जातियां रहती हैं, जैसे कि वन, तालाब, नदी, समुद्र, मरुस्थल। इसमें क्या होता है, तापमान जो होता है, जल हो गया, प्रकाश हो गया, मृदा है, इसके अनुसार उनमें अनुकूलन पाई जाती है। जैसे कि हिल्सा मछली जो होता है, हिल्सा नाम का मछली जो होता है वो समुद्र में भी पाया जाता है और स्वच्छ जल में भी रह सकता है। कायरोनोमस जो है लार्वा है वो क्या होता है, अल्प ऑक्सीजन वाले जल में भी रह सकता है। और जलीय प्राणियों और पौधों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो स्थल आवास वाले प्राणी और पौधों में नहीं पाए जाते। अगर सूक्ष्म आवास देखेंगे तो सूक्ष्म आवास ये है जिसमें केवल विशिष्ट प्रकार के समष्टि ही निवास करती है, एक ही प्रकार की समष्टि ही निवास करती है। उदाहरण, तालाब की कीचड़ युक्त तलहटी सतही जल, तालाब का किनारा, जल में चट्टान का शीर्ष और निचला भाग, वृक्ष वितान, मृदा का गहरा भाग, वन क्षेत्र का ऊपरी भाग आदि। फिर है निकेत। निकेत जो है वो विशिष्ट आवास स्थान बोल सकते हैं, इसको विशिष्ट आवास बोल सकते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट भाग में क्या करता है, किसी जीव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह पारिस्थितिकियों की सहनशीलता का परास को दर्शाता है। इनमें संसाधनों की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी विशिष्ट भूमिका जो होती है, सामूहिक रूप से उसको क्या बोलते हैं, निकेत। निकेत जो होते हैं वो हचिंसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत निकेत और वास्तविक निकेत। आधारभूत निकेत क्या होता है, वह बहुविधीय निकेत होता है जिसका पूर्ण उपयोग जो होता है वो एक ही जाति कर सकता है। आधारभूत निकेत मतलब वह जिसका पूर्ण रूप से उपयोग एक ही जाति के जीवधारी करते हैं, अन्य जीवधारी जो होते हैं इसको पाने की दौड़ में नहीं रहते। ठीक है। फिर वास्तविक निकेत ऐसा होता है जहाँ पे स्पर्धा होता है, मतलब हर प्रकार के जीवों को वो चीज़ चाहिए होता है और जो उसमें दो तीन अलग अलग प्रकार के जातियों के जीवों को रहना एक साथ पड़ जाता है, नहीं तो एक को निष्कासित कर देता है। ठीक है। उसमें से क्या होता है, एक को जो ज़्यादा हावी हो गया, जो ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो जो कम पावरफुल है उसको हटा देगा, निष्कासित कर देगा। उदाहरण है पैरामीशियम ऑरिलिया, पैरामीशियम कार्डेटम को विलुप्त कर देता है। क्या कहता है, पैरामीशियम ऑरिलिया जो है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम का जो जाति है उसको विलुप्त कर देता है। ट्राइबोलियम कन्फ्यूजन जो है वो ट्राइबोलियम कैस्टेनियम का उन्मूलन कर देता है। फिर है समष्टि, जनसंख्या, पॉपुलेशन, या फिर इसको ग्रीक भाषा में देखेंगे तो पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है लोग या पीपल।
नाइट नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पारिस्थितिकी की दृष्टि से समष्टि को बताया कि किसी निश्चित क्षेत्र में तथा उस समय में एक ही जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों के जो समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समष्टि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घास के मैदान में स्थित टिड्डे तथा जंगल में स्थित चीड़ के वृक्ष। प्रत्येक समष्टि में कुछ निश्चित गुण पाए जाते हैं जो किसी एक जीव के न होकर पूरे समष्टि के लिए प्रदर्शित करते हैं। समष्टि के विभिन्न गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। समष्टि का अध्ययन करने वाला जो वातावरण के बीच जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं समष्टि पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं, समष्टि पारिस्थितिक तंत्र। अगर इसको देखेंगे इसकी विशेषताएं तो इसमें पहला है घनत्व। इसका आयतन घनत्व जो होता है उपस्थित जीवों की संख्या को समष्टि कहते हैं। अपरिष्कृत घनत्व जो है वो, और घनत्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अपरिष्कृत घनत्व और पारिस्थितिकी घनत्व। अपरिष्कृत घनत्व जो होता है वो कुल क्षेत्र या आयतन के प्रत्येक इकाई में जीवों की संख्या को व्यक्त करता है। मतलब एक निश्चित स्थान में जीव जो है उनकी कितनी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितने हैं, 20 है, उसको संख्या को बताना क्या बुलाते हैं, अपरिष्कृत घनत्व। जबकि पारिस्थितिकी घनत्व जो होता है उसके आयतन में, इकाई में, जो पूरे इकाई में जीवों की संख्या को व्यक्त करता है, अलग अलग जीवों की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें वास्तविक रूप से रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका बर्थ रेट, नेटिलिटी बोलते हैं जिसको, जन्म दर। इकाई समय में, मतलब कोई एक समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या को उसका क्या बोलते हैं, जन्म दर कहते हैं। मतलब एक ही टाइम में, जैसे कि आज अगर हम लोग देखेंगे, मान के चलो आज 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को क्या होगा, इस टाइम पे इस समष्टि के, मतलब इस जीवधारी के कितने बच्चों का जन्म हुआ उसको बोलते हैं जन्म दर। जन्म दर, ठीक है, उसकी जितनी भी औसत संख्या होती है उसको बोलते हैं जन्म दर। अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसको अधिकतम बर्थ रेट कहते हैं, मैक्सिमम बर्थ रेट या अधिकतम जन्म दर कहते हैं। और अगर जीवों की संख्या जो है वास्तविक संख्या के योग हो तो उसको वास्तविक या पारिस्थितिक जन्म दर कहते हैं। और अगर उससे कम होता है या फिर अंतर होता है तो उससे क्या क्या बोलते हैं, मिनिमम, है ना, कम जन्म दर भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी समष्टि का वास्तविक और अधिकतम जन्म दर जो होता है वो पर्याप्त अंतर होता है, क्योंकि न सभी माताएं जो समान रूप से अंडे या बच्चे देती है, न सभी बच्चे या भ्रूण जो होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं। जन्म दर कम या अधिक होना दोनों ही किसी समष्टि के स्वरूप को प्रभावित करता है। किसी समष्टि का जन्म दर को 100 या 1000 की संख्या में ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मृत्यु दर, डेथ रेट या मोर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एक समय में, एक टाइम में किसी जीव जो होती है, किसी एक समष्टि के जीवों में कितनी मृत्यु होती है, डेथ कितनी होती है, मर कितने लोग जाते हैं, मृत्यु प्राप्त करने वालों का जो औसत स्तर होता है उसको बोलते हैं डेथ रेट, मृत्यु दर। इसको हम लोग औसत संख्या को निम्न मृत्यु दर कहते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो उसको अधिक मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक है, मृत्यु दर जो होता है वो घनत्व को थोड़ी मात्रा में प्रभावित करती है। अगर यह अनियमित हो जाती है तो उत्तरजीविता को भी प्रभावित करती है। 3 प्रकार का होता है, अलग अलग उम्र वाले जीवों की मृत्यु दर होती है वो समान होती है, तब वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जब जीव अपना जीवन काल पूरा करने के बाद वृद्धावस्था में मरता है तो उसको अत्यधिक उत्तल होता है। जब अधिकांश जीव अपना जीवन काल पूरा करने के पूर्व ही मर जाते हैं तो वक्र जो होता है वो अधिक अवतल होता है। इसको ग्राफ के जैसे अगर देखेंगे तो ये मनुष्य, हाइड्रा तथा आयस्टर की समष्टि का उत्तरजीविता एक सीधी रेखा में होगी। वयस वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज कैसा होता है, जीवों की जो संख्या होती है वो अलग अलग वयस वर्गों में मृत्यु और जन्म दर को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको भी बोलते हैं वयस वितरण समष्टि। पूर्व प्रजननीय, प्रजननीय और पश्च प्रजननीय। प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के पूर्व कितना होता है उसका एज। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन के बाद कितना होता है, फिर रिप्रोडक्शन के बाद बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद उस जीव का जो एज होता है वो कितना होता है, उसका अनुपात जो होता है वो समष्टि को प्रभावित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वयस वितरण। फिर है जीवीय विभव, बायोटिक पोटेंशियल, किसी समष्टि में वयस वितरण के स्थायी होने तथा सभी पारिस्थितिक पर्यावरण के अनुकूलन होने पर समष्टि के वृद्धि करने की संभाव्यत क्षमता को क्या बोलते हैं, जीवीय या जननीय विभव। जब कोई समष्टि जो हो वो अनुकूलन प्रदर्शित करता है, अनुकूलित अवस्था में रहता है तो वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने को क्या बोलते हैं, जीवीय या जननीय विभव कहते हैं। किसी समष्टि का जो जीवीय विभव होता है वो वृद्धि करने की क्षमता उसके वास्तविक निष्पादन से अधिक होता है। जीवी विभव जो होता है वो समष्टि में वृद्धि की वास्तविक दर के अंतर में पर्यावरण प्रतिरोध के कारण होता है। यह प्रजननीय विभव एवं समष्टि की वृद्धि को रोकता है।
प्रकृति में जीवी विभव जो होता है वो पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करता है, ठीक है, पर्यावरण में संतुलन को निर्धारण करता है। फिर है ग्रोथ पैटर्न, वृद्धि स्वरूप, समष्टि के वृद्धि करने वाले ढंग को क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वरूप। जो समष्टि में वृद्धि होता है उसको बोलते हैं वृद्धि स्वरूप। समष्टियां दो प्रकार से वृद्धि करती है, जिन्हें क्रमशः जे आकार और एस आकार में स्वरूप में हम लोग बताते हैं। जब आकार का जो स्वरूप का अर्थ है कि जब किसी समष्टि के समय और वृद्धि के बीच ग्राफ खींचते हैं, जब समय और समष्टि के वृद्धि, ग्रोथ और समय दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो जे आकार प्राप्त होता है। कौन सा आकार, जे आकार प्राप्त होता है। अगर वृद्धि के शुरू में समष्टि का जो घनत्व है वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन वातावरणीय प्रतिरोध या अन्य कारकों के प्रभाव से यह सहसा रुक जाता है। इसका कारण है कि भोजन की समाप्ति, स्थान, मौसम का चेंज होना, ठीक है। अगर इस स्वरूप में जनन काल की समाप्ति के कारण घनत्व देखेंगे तो बढ़ने के बाद कुछ समय तक वह स्थिर होकर फिर से तेजी से गिरने लगता है, और वह कीटों में देखा जा सकता है। देखो, अगर एस आकार का देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ये एस आकार का जो होता है वो साइज और टाइम में होता है, साइज और टाइम के बीच होता है, जिसको सिग्मायड वृद्धि वक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मायड वृद्धि वक्र। ये एस आकार का प्राप्त होता है, और जो ऑर्गेनिज्म का नंबर होता है, संख्या और टाइम, उनके हिसाब से देखेंगे तो जे आकार का पाया जाता है, जे आकार का वृद्धि वक्र बोलते हैं। एस आकार को सिग्मायड वृद्धि वक्र बोलते हैं और जे आकार का वृद्धि वक्र कहते हैं। जो एस आकार का वक्र होता है उसका अर्थ होता है कि जब किसी समष्टि की वृद्धि और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एस आकार का वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। और यह जो होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, इसके बाद तेजी से, पहले स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वृद्धि करता है, फिर तेजी से करता है। इसके बाद वातावरणीय प्रतिरोध के बढ़ने पर, जब वातावरण प्रतिरोध करता है तो इसमें जो इनकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। यह जो होता है सामान्य रूप से अधिकांश समष्टियों में देखा जा सकता है। प्रत्येक समष्टि में वृद्धि इन्हीं दो स्वरूपों के इनके बीच की स्थिति में पाई जाती है। फिर समष्टि साम्यावस्था, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि वृद्धि स्वरूप देखने के बाद यह पता चलता है कि उनमें जो तेजी से वृद्धि हुई कि तेजी से वृद्धि होने पर वो एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है और लंबे समय तक इसी सीमा पर स्थित रहता है। जो स्थिर रहने का प्रयास करता है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जो स्थिर स्टेबल रहने का प्रयास करता है उसको बोलते हैं साम्यावस्था। इसमें क्या होता है कि साम्यावस्था में जन्म दर और मृत्यु दर जो होता है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। साम्यावस्था में रहने पर समष्टि जो होती है विभिन्न प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों से संघर्ष करती है और सफलता मिलने पर साम्यावस्था में बनी रहती है। अब देखेंगे समष्टि उच्चावचन, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। किसी समष्टि के साम्यावस्था में पहुंचने के बाद जब कोई समष्टि जो होती है वो साम्यावस्था मतलब उसका जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाता है, तब वह क्या होता है, उनमें कम या अधिक होती है। तो यह क्या होता है, कमी या अधिकता होने की क्रिया को क्या बोलते हैं। जब उनमें कम या कोई भी चीज़ क्या होता है कम या अधिक होना स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, समष्टि उच्चावयन कहते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों या अंतरजातीय और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ये होता है। फिर है कि इसमें एक गुण होता है जो जलवायु संबंधी नियंत्रण के कारण होता है। अगर समष्टि उच्चावयन को देखेंगे तो कनाडा में सस्को मतलब होता है खरगोश। इसमें देखेंगे कि हेयर और उनके भक्षण कर्ता लिंक्स के उदाहरण है। इसके समझ सकते इस शशक की चरम सीमा जो होती है लिंक्स की चरम सीमा के 1 वर्ष पूर्व 9-10 वर्षों के अंतराल पर आती है और लिंक्स इसका शिकार करके पुनः इसे उच्चावयन की स्थिति में ला देते हैं। फिर है आपका समष्टि परिक्षेपण, पॉपुलेशन डिस्पेरेशन। इसमें क्या होता है, वह साधन है जिसके द्वारा जो विनिष्ट समष्टि होता है वो पुनः विस्थापित होकर साम्यावस्था में आ जाता है या आने का प्रयास करता है। जैसे कि कोई भी कमी या अधिकता होती है उसके बाद ये क्या करता है, परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, आवागमन से दूसरे क्षेत्र के आवागमन के कारण क्या करता है, ये साम्यावस्था में आने का प्रयास करता है। वास्तव में समष्टि जो होता है वो परिक्षेपण की वह प्रक्रिया है जिसमें जो समष्टि होता है वो अपने आवास में वृद्धि करती है और प्रजनन करके गहरा संबंध होता है, क्योंकि प्रजनन की अनुपस्थिति में परिक्षेपण नहीं हो सकता, ठीक है। इनमें 3 विधि द्वारा होता है परिक्षेपण जो होता है वो अप्रवासन, उत्प्रवासन और प्रवासन। प्रवासन में जीव एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद प्रारंभिक क्षेत्र में आ जाते हैं। इसको क्या होता है, यह चौथी विधि जो होती है वो कभी कभी देखने के लिए मिलती है जिसे बोलते हैं रीमाइग्रेशन। रीमाइग्रेशन क्या होता है, देखो अप्रवासन क्या होता है कि एक ही जगह में रहता है, वो जो समष्टि होता है वो एक ही जगह में रहता है। उत्प्रवासन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए जाता है फिर तुरंत आ जाता है, ठीक है, घूमने टाइप का। प्रवासन मतलब होता है कि वो एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। फिर रीमाइग्रेशन, रीमाइग्रेशन में क्या होता है कि एक पीढ़ी जो होती है वो एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरी पीढ़ी में दूसरे क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन जब इनके संतान पैदा होते हैं तो ये इस क्षेत्र को छोड़कर अपने प्रारंभिक क्षेत्र में वापस लौट आते हैं। इसको बोलते हैं रीमाइग्रेशन। जीवों में रीमाइग्रेशन
निम्नलिखित कारणों से हो सकता है: शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, भीड़ से बचने के लिए, भोजन की तलाश में, संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त वातावरण की तलाश में, और उपयुक्त वातावरण जैसे तेज हवाओं के कारण, कीट तथा जलधाराओं के कारण जो मछलियां होती हैं वो माइग्रेशन कर लेती हैं। 10वां है आपका समष्टि का आंतरिक परिक्षेपण या समष्टि संरचना। अगर देखेंगे तो इसका अर्थ जो है वो अन्य सदस्यों से है। किसी समष्टि में जीवों का वितरण जो होते हैं उसको परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण जो होता है किसी समष्टि तथा उसके रचना या गुणों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी समष्टि को जीवों में वितरण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है: समान वितरण, अनियमित वितरण और पुंज वितरण। समष्टि का जो आंतरिक परिक्षेपण का वितरण होता है या वितरण जो होगा वो 3 प्रकार के होता है: समान वितरण, अनियमित वितरण और पुंज वितरण। समान वितरण जो होता है इसमें जीवों का वितरण जो होता है वो सामान्य रूप से होता है, उन समष्टियों में पाया जाता है जहाँ पर जीवों के मध्य बहुत तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। फिर अनियमित वितरण, इसमें क्या होता है जीव जो होते हैं वो समूह में रहते हैं और ना ही एक समान रूप से वितरित होते हैं। ये कभी भी कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं। फिर है पुंज वितरण, यह सामान्य रूप से पाया जाता है। इसमें सभी जीव जो होते हैं वो समूहों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रत्येक समष्टि में इसका समूह या पुंज जो होता है वो अलग अलग होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: समान पुंज, अनियमित पुंज और पंजित पुंजन। प्रकृति में जो सभी प्रकार के वितरण पाए जाते हैं उनमें जंतुओं का पुंज वितरण जो है वो स्थानीय आवास की दशा, जलवायु में परिवर्तन और जनन क्रिया तथा सामाजिक आकर्षण पर निर्भर करता है। पौधों का अगर वितरण देखेंगे तो सामाजिक आकर्षण का महत्व नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या होते हैं 3 बातें ही निर्भर होती हैं: स्थान, भोजन और वातावरण। ठीक है। जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। समष्टि के पुंजित जो जीव होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण को अनुकूलित बना लेते हैं और उससे लाभ लेना का प्रयास करते हैं। ठीक है। जीव जो होती है अति जनसंख्या और अल्प जनसंख्या दोनों ही हानिकारक है। अगर कोई भी जगह में अति जनसंख्या हो वो भी हानिकारक है और अल्प जनसंख्या हो वो भी हानिकारक है। पुंजन वितरण के लाभ, अगर पुंजन वितरण के लाभ देखते हैं तो ऐसा देखा गया कि जब पक्षियों में पुंज या समूह में होते हैं तो उनकी जनन क्षमता कम होती है। पुंज या समूह में स्थित पौधे जो होते हैं वो भूमि अपर्दन तथा वायु व्यक्तिगत की अपेक्षा भली भांति सह लेते हैं। वो अगर वैज्ञानिक एली के अनुसार देखेंगे तो जब मछलियां पुंज में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, तो वो पानी में स्थित विष की एक निश्चित मात्रा को आसानी से सह लेती हैं। लेकिन इन मछलियों द्वारा स्रावित म्यूकस जो होते हैं वो अपने आसपास के पानी के सूक्ष्म वातावरण को परिवर्तित करके विष के प्रभाव को कम कर देते हैं। इस प्रकार जल में अकेली मछली बहुत कठिनाई से जीवित रह सकती है, लेकिन अगर वो ग्रुप में होती है, पुंज में होती है, तो वो आसानी से रह जाएगी। ठीक है। ये देखो पुंजन मतलब ये ग्रुप में रहते हैं छोटे छोटे, अनियमित पुंजन में सब अलग अलग रहते हैं और पुंज वितरण समान पुंज वितरण में प्रत्येक जगह के लिए वो निश्चित होते हैं। ठीक है। फिर है पारिस्थितिकी अनुकूलन। हमें ज्ञात है कि पृथ्वी के विभिन्न जो भाग हैं उसमें क्या है, जलवायु जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के वातावरण स्थित होते हैं। जो जीव होते हैं वो किन वातावरण में रह सकते हैं और किन वातावरण में उनका रहना दुर्भर हो सकता है उसको देखेंगे, उसके अनुसार बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। जिन जीवधारियों के लिए उनके संरचना और कार्यों के लिए जो जगह जो होती है, जो वातावरण जो सामान्य होता है जिसमें वो आसानी से रह सकते हैं उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। जिसमें वो विकास कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, है ना, वृद्धि और विकास कर सकते हैं उनकी संरचना में, उनके वातावरण जो होता है उनमें वायु संरचना, आंतरिक संरचना, कार्य जितने भी व्यवहार होते हैं वो आसानी से मतलब लाइफ साइकिल जो है आसानी से चलता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। जीवधारियों का वह समूह जो सामान्य पर्यावरण दशाओं में पाया जाता है वह वहीं पर वृद्धि करता है और उसे एक पारिस्थितिकी समूह कहते हैं। पौधों का पारिस्थितिकी अनुकूलन देखेंगे तो पौधों का जीवन जो होता है वो पौधों के जीवन में जो जल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। पौधे जो होते हैं उनके लिए जल जो होता है वो वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। अगर एक वैज्ञानिक वार्मिंग उनके अनुसार देखेंगे जल संबंधों के आधार पर पौधे को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। पहला है जलोद्भिद पौधे, दूसरा है समुद्भिद पौधे और तीसरा है मरुद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे मतलब जल में रहते हैं, समुद्भिद पौधे जो जल और उसमें रह सकते हैं, और मरुद्भिद पौधे। सिम्फर ने पौधों को 3 समूहों में बांटा गया है: स्थलीय पौधे, समुद्भिद पौधे और मरुद्भिद पौधे। स्थलीय पौधे के रूप में बांटा है पहले सिम्फर ने। देखो
वार्मिंग नामक वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा, जलोद्भिद पौधे, समोद्भिद पौधे और मरुद्भिद पौधे। फिर सिम्फर नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर से 3 भागों में बांटा पौधों को। तो स्थलीय पौधे उसमें 2 प्रकार के होते हैं, समोद्भिद पौधे और मरुद्भिद पौधे। फिर जलीय पौधे और दलदलीय पौधे, 3 प्रकार के भागों में बांटा। नेक्स्ट है हमारा जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे क्या होता है, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे होते हैं। ठीक है, जलोद्भिद का मतलब हो गया जल में, जल के आसपास या फिर जल के अंदर थोड़ा मोड़ा, या जो जलाशय जो होता है उसके आसपास सराउंडिंग में भी जो पाया जाता है पौधे, उसको बोलते हैं जलोद्भिद पौधे। ठीक है, जलयुक्त भागों में उगने वाले पौधे को क्या बोलेंगे, जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधों का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके आवास के संबंध के आधार पर या फिर उन अलग अलग आधार पर उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो अगर उसके आवास के आधार पर वर्गीकृत करेंगे जलोद्भिद पौधों को, तो कौन कौन से होते हैं, जलमग्न पौधे, प्लावी पौधे, उभयचर पौधे एवं दलदली पौधे। आवास मतलब वो कहाँ कहाँ पे रहता है, उसके आधार पर वर्गीकरण में 4 प्रकार होता है। जल निमग्न जलीय पौधे जो हैं उसमें क्या होता है, जो जल पूरा जो जलाशय होता है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो या फिर अन्य कोई जलाशय हो, उसके अंदर पूरा वो पौधा जो होता है वो डूबा हुआ होता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर जलमग्न पादप, ऐसे पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, जड़ जो होते हैं वो जो जलाशय होता है उसके मृदा में एकदम स्थित रहता है, मतलब वो इधर से उधर आवागमन नहीं करता। ठीक है, वो तैरता नहीं है, जहां पे उगा रहता है वहीं पे रहता है, उस मृदा से चिपका हुआ, जैसे कि पोटेमोजिटॉन, वेलिस्नेरिया, नाइटेला आदि। फिर नेक्स्ट है आपका प्लावी जलमग्न पौधे। स्थिर हो गया, और वो दूसरा होगा आपका तैरते हुए जलमग्न पौधे जो होगा, मतलब वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो फ्लोटिंग, जब बहाव आता है पानी का उसके साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं जल निमग्न जलीय पौधे। फिर दूसरा है आपका प्लावी जलमग्न पौधे, ऐसे जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें जो होती है वो मृदा में स्थिर नहीं रहती। ये पौधे जो होते हैं जलमग्न होते हैं लेकिन जल की सतह से नीचे, जो जल की सतह के नीचे होते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। वो आपको पानी के ऊपर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन क्या होगा आपका, वो पानी में जो धारा आता है ना, धारा पानी का जो बहाव होता है उसके साथ वो तैरते रहता है। उदाहरण है आपका हाइड्रीला, सीरेटोफाइलम आदि। ये हाइड्रा का पिक्चर, ये है सीरेटोफाइलम फाइल्स का पिक्चर। फिर है आपका प्लावी जलीय पौधे, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ये क्या होता है, ये इसका जो जल सतह होता है नीचे तथा शेष भाग ऊपर की तरफ होता है, जो बाहर वायु के संपर्क में होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लावी पौधे। क्या बोलते हैं उनको, प्लावी पौधे, है ना। देखो प्लावी पौधे, प्लावी जलीय पौधे और प्लावी जलमग्न पौधे में अंतर होता है। प्लावी जलमग्न पौधा क्या होता है, वो तैरते तो रहता है, प्लावी मतलब होता है फ्लोटिंग, तैरना, तो वो तैरते तो रहता है लेकिन क्या करता है, वो जो जल के अंदर, मतलब वो पूरा दिखाई नहीं देता, वो जल के अंदर ही होता है। ठीक, फिर प्लावी जलीय पौधे जो होते हैं उसका जो जड़ होता है, नीचे का जो भाग होता है जल के अंदर होता है और कुछ भाग ऊपर भी दिखाई देता है। ये भी पौधे 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त प्लावी पौधे और स्थिर प्लावी पौधे। जो मुक्त प्लावी पौधे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरते रहते हैं, इनकी जो जड़ें होती है वो भी स्वतंत्र रहती है। उदाहरण है वॉल्फिया, लेमना, पिस्टिया, इकॉर्निया, एजोला, स्पाइरोडेला एवं साल्विनिया आदि। अगर स्थिर प्लावी पौधे देखेंगे तो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स में देखेंगे ऐसे पौधे जो जड़ों की सहायता से क्या करते हैं, मृदा से या जड़ से संलग्न होते हैं, तथा उनकी पत्तियां एवं अन्य भाग जो होती है वो जल और वायु के संपर्क में दोनों में होती है। उदाहरण है जूसिया या रेजिया। फिर है उभयचर पौधे। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो उथले जल वाले भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो पानी की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, ऐसे या फिर ऐसे जगह पे पाए जाते हैं, या फिर कम मात्रा वाला जो जल होता है वहाँ पे। तो इनकी जो जड़ें होती है वो पानी में कुछ मात्रा तक डूबी रहती है और बाकी जो होते हैं वो कीचड़ से संलग्न होते हैं, है ना। तो पौधे का जो शेष भाग होता है वो क्या होती है, वो बाहर निकली हुई होती है। इस प्रकार की ये पौधे जो होते हैं वो जलीय एवं वायवीय जीवन दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण है रेननकुलस, रेजिटेरिया, लिम्फोफिला, मोनोकैरिस आदि। नेक्स्ट है आपका दलदली पौधा। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, दलदली भूमि में स्थित होते हैं। उनकी तना और पत्तियां जो होती है वायु के संपर्क में होती है। उदाहरण है साइपेरस, सिरपस, टाइफा, पॉलीगोनम, रूमेक्स आदि।
जलीय पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन। जलीय अवस्था के प्रति 3 प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, आकारिकी अनुकूलन, शारीरिकी अनुकूलन और प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक का मतलब होता है कार्य कैसे वर्क कैसे करता है उसके अनुसार उनका अनुकूलन। पहला देखते हैं आकारिकी अनुकूलन। इसके लिए क्या होता है, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनके विभिन्न जो अंग होते हैं वो अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जड़ क्या होता है, हम जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ होती है उनको जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है ना, और जड़ों के कारण ही महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो संपन्न होते हैं। तो पहला है आपका जड़ तंत्र। अगर अल्प विकसित होता है तो ये अशाखित होता है। कुछ प्लावी पौधे जैसे कि वल्फिया और जल निमग्न पौधे जैसे कि सिडिटोफिलम यूट्रिकुलेरिया में जड़ें अनुपस्थित होती है। दूसरा है कीचड़ में उगने वाले पौधे को छोड़कर अन्य सभी जलीय पौधे जो होते हैं वो मूल रोम संपूर्ण सतह अवशोषण का कार्य करती है। जो कीचड़ में उगने वाले पौधे होते हैं वो क्या करती है, अगर उसको छोड़ेंगे तो सभी जलीय पौधे जो होती है मूल रोम शरीर की संपूर्ण सतह अवशोषण का कार्य करती है। कुछ पौधे जैसे कि इकार्निया, ट्रोपा एवं पिस्टिया जो होती है उनकी जड़ें जो होती है मूल टोप का अभाव होता है तथा यह मूल पॉकेट के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि जड़ें उपस्थित रहती हैं तो वो अपस्थानिक होती हैं या ये लंबाई में छोटी, अशाखित एवं अल्प विकसित होती हैं। जैसे कि लैमिना में जड़ें जो होती है पौधे के संतुलन को बनाते हुए लंगर की भांति कार्य करती है। तनों में होने वाले अनुकूलन। तनों में कैसे कैसे अनुकूलन होता है, जैसे कि जलमग्न जो पौधे होते हैं जैसे कि हाइड्रिला, पोटोमा जिटॉन, इनमें जो तना होता है वो लंबा होता है, पतला होता है एवं लचीला होता है। अगर स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे देखेंगे तो उनका जो सतह जो उनका तना होता है वो जल की सतह में समानांतर पर रहता है। उदाहरण है एजोला, साल्विनिया आदि। जल कुंभी में तना जो होता है स्पंजी होता है, मोटा होता है और स्टोलन युक्त होता है। अगर जल में तैरने वाले जड़ युक्त पौधे जो होते हैं उनमें पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती है तथा प्रकंद के रूप में पाया जाता है। उदाहरण है निम्फिया, नीलम्बो। अगर इनमें प्रजनन रनर देखेंगे तो स्टोलन एवं ट्यूबर आदि के द्वारा होता है। तने प्राय बहुवर्षीय होते हैं। पत्तियों में जो अनुकूलन होता है उसमें क्या होता है कि जलमग्न जो रूप पत्तियां होती हैं वो लंबी होती है और फीते नुमा, रस्सी नुमा इस प्रकार की लंबी लंबी पत्तियां होती है जैसे कि वेलिसिनेरिया है ना। और देखेंगे तो जलमग्न जो पौधों की पत्तियां होती है वो कटी फटी होती है। क्यों? क्योंकि जो धारा बहती है तो धारा कभी इधर से आई कभी इधर से आई तो क्या होता है वो उसके प्रभाव से वो कट फट जाता है। अगर प्लावी पौधे में देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां होती है वो बड़ी होती है, थोड़ी सी पूर्ण होती है, ठीक है। और इसके बाह्य सतह पर क्या पाया जाता है, मोम का लेयर पाया जाता है, मोम के जैसे जमाव होता है। इससे क्या होता है जो पत्तियां होती है वो स्पंजी होती हैं, मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में हवा भी भरी होती है। फिर रेननकुलेस, सिजिटेरिया एवं लिम्फोनिया आदि में विषम पर्णता पाई जाती है। इनमें कई प्रकार की पत्तियां भी पाई जाती है। जलमग्न पत्तियां अगर देखेंगे तो प्लावी पत्तियां एवं वायवीय पत्तियां निम्न और रेखीय और फीते नुमा तथा कटी फटी होती है। प्लावी पत्तियां जो होती है पूर्ण एवं पालित होती है, लोब्ड होती है, इस प्रकार की इस ऐसे टाइप की पाई जाती है, ठीक है। फिर शारीरिकी और आंतरिकी अनुकूलन, ये तो हो गया आपका तीन प्रकार का अनुकूलन हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हो गया आकारिकी अनुकूलन। अब देखेंगे हम लोग शारीरिकी अनुकूलन। शारीरिक अवस्था में क्या होता है वो आकार का हो गया। अब शरीर की बात करते हैं उसके, तो इन पौधों में श्लेष्म होता है, म्यूसिलेज होता है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं अगर उनको छुएंगे तो वो लसलसा टाइप का लगता है जो पत्तियों की सुरक्षा करता है, ठीक है। पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है मतलब ऊपर का जो सतह होता है उसमें क्यूटिकल का अभाव होता है, ठीक, जिससे क्या करता है वो अपने सतह से ही जल और पोषक पदार्थ, क्यूटिकल नहीं पाया जाता तो उससे क्या करता है अवशोषण तेजी से होगा। तो उसमें किसका अवशोषण करता है वो जल और पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। जो पत्तियों का बाह्य त्वचा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें रंध्रों का प्राय अभाव होता है, क्यूटिकल भी नहीं पाया जाता और रंध्र नहीं होता अथवा ये क्रियाहीन होते हैं। जलीय पौधों में उत्तक जो होते हैं वो छिद्रीय होते हैं, जिसके कारण उत्तकों के मध्य बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और वायु गुहाएं होती है। गुहाएं जो होती है पौधों के कायिक अंगों जैसे कि पत्तियों, तनों, प्रकंदों तथा जड़ों में पाए जाते हैं। कमल के फलों में देखेंगे तो इस प्रकार की गुहाएं पाई जाती है। ये गुहाएं जो होती है पौधों को तैरने तथा गैसीय आदान प्रदान में मदद करती है। इन पौधों में बड़े बड़े वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं
एरेनकाइमेटस उत्तक के कारण होते हैं, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं। अवकाश होता है, देखो उत्तकों के बीच अवकाश होगा तो वहां पे हवा भर जाएगी, और किसी चीज में हवा भर देने से क्या करता है, वो तैरने लगता है ना। जैसे अगर हम लोग बैलून में ही गैस भर देते हैं तो वो तैरने लगता है, वैसे ही प्लास्टिक जो होता है उसमें हवा भर दोगे तो वो उड़ने लगते हैं। वैसे ही एरेनकाइमेटस जो उत्तक पाए जाते हैं इन पौधों में, जलमग्न पौधों में, तो उससे क्या होता है कि उसमें हवा भर जाती है पत्तियों में और वो तैरने लगता है। इनमें सनमानी उत्तक अल्प विकसित होता है। हाइड्रिला एवं पोटेमेजिटॉन में जाइलम में एक केंद्रीय गुहा के द्वारा विस्थापित होता है। जलीय पौधों में कोलेन कायमा का तथा स्क्लेरेन कायमा जैसे यांत्रिक उत्तक नहीं पाए जाते, एरेन कायमा ज्यादा पाया जाता है। जलीय पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता। इन पौधों की पत्तियों में मेसोफिल उत्तक पेलिसेड एवं पेरेन कायमा में विभेदित नहीं होते। हाइड्रिला के तने का अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इस प्रकार का पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस के मध्य में क्या होता है, एयर चैम्बर होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें एयर चैम्बर पाया जाता है, बीच में जाइलम कैविटी होता है, पेरिसाइकल पाया जाता है, एंडोडर्मिस पाया जाता है, सीव ट्यूब्स और पेरेनकाइमा पाया जाता है फ्लोएम में, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रकार्यात्मक आकारिकी और शारीरिकी के बाद है प्रकार्यात्मक अनुकूलन। इसमें क्या होता है, जो जलीय पौधे होते हैं वो जीवन यापन में सक्षम होते हैं। इसमें जलीय पौधों का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो अत्यंत कम होता है। अनेक पल्लवक पौधों की पत्तियों में जल रंध्र पाए जाते हैं जो कि पादप शरीर में उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा को कम करते हैं। पादप पल्लवक से क्या होता है, जो उसके ऊपर में ज्यादा जल पाया जाता है उसको हटा देता है, ठीक है। एरेनकाइमेटस उत्तक के कारण क्या होता है, उसमें स्पेस होता है, अवकाश होता है उत्तकों के बीच में, तो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। ये उपापचयी क्रियाएं जैसे कि श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं भी इससे आसानी से हो जाती है। इन पौधों में देखेंगे तो जलमग्न भागों में श्लेष्म स्रावित करते हैं। ये जो श्लेष्म होता है वो पौधों को घर्षण, मतलब श्लेष्म मतलब लसलसा पदार्थ सिक्रेट करता है पत्तियों से, तो ये क्या करता है, घर्षण और सड़ने और शुष्कन से बचाता है पौधों को। इन पौधों में पुष्पन एवं फल का निर्माण जो होता है वो बहुत कम होता है। इसमें पदार्थों का अवशोषण उनके पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरा जो संपूर्ण शरीर होता है उससे होता है। इन पौधों में गैसों का आदान प्रदान भी इनके एपिडर्मिस के द्वारा होता है। फिर है आपका मरुद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधों के बाद है आपका मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे क्या होता है, ड्राई हैबिटेट, शुष्क आवास में पाया जाता है। रेगिस्तान, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान, जहाँ पे रेत अधिक होता है, जल कम मात्रा में पाया जाता है, इसको शुष्क आवासीय क्षेत्र वाले प्लांट्स भी कहते हैं। जहाँ पे बालू ज्यादा होता है, यहाँ वहाँ पे वाष्पीकरण की दर भी काफी अधिक होती है। तो इससे क्या होता है, ये इस प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहन करने के लिए इसमें मॉडिफिकेशन होता है। जैसे पत्ती जो होती है वो प्रकंद का रूप धारण कर लेती है। अलग अलग क्या करते हैं लोग, आगे देखेंगे उसका, कि जो अलग अलग संरचनाएं होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, लाइफ साइकिल को, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि डोबेनमायर, उन्होंने बताया कि ऐसे पौधे जो उन अधो स्तर पर पाए जाते हैं जहां पर पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक जो जल की कमी होती है तथा सामान्य मौसम में जल जो होता है वो 2 डेसीमीटर की गहराई पर होता है, मरुद्भिद पादप कहलाते हैं। मरुद्भिद पादप का अगर वर्गीकरण देखेंगे तो 2 प्रकार से होगा, आकारिकी और कारिकी, ठीक है। आकारिकी, कारिकी और उनके जीवन चक्र की पद्धति के आधार पर अगर देखेंगे तो आकारिकी, कारिकी और जीवन चक्र 3 आधार पर इनको 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है अल्पकालिक या शुष्कता निरोधी पौधे। अल्पकालिक मतलब जो जल्दी पैदा होता है, जल्दी ग्रो करता है और उसके बाद बहुत कम, मतलब लगभग 4 से 8 सप्ताह में यह हो जाए, उसका जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है। जब उनका आवास वर्षा के कारण नम रहता है, जब वर्षा हुआ रहता है ना थोड़ा बहुत तो नम रहता है, तब ये होता है। जो मृदा होता है, मतलब जो रेत होता है, उसका ज्यादा शुष्क हो जाना, ज्यादा सूखा हो जाने को ये पौधे जो होते हैं वो सहन नहीं कर सकते, इस कारण मृत्यु हो जाता है अल्प समय में, इसलिए अल्पकालिक शुष्कता निरोधी पौधे कहते हैं। उदाहरण है केसिया टोरा, सोलेन जेंथोकार्पम, आर्जिमोन मैक्सिकाना आदि। फिर है मांसल पौधे। ऐसे पौधे मरुद्भिद में होते हैं जो क्या करते हैं, बाह्य पर्यावरणीय शुष्कता को सहन करने के लिए अपने आप को बहुत मोटा बना लेते हैं। ये बहुत बहुवर्षीय होते हैं। ये क्या करते हैं, जब पानी गिरता है तो अपने जो मतलब पत्ती, तना, जड़ें जो होती है उसको मोटे बना लेते हैं और उसमें पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, जो जल संग्राहक का कार्य करती है, ठीक है।
जैसे कि एस्पेगेरम की पत्तियां, उदाहरण है ब्रायोफिलम, एलोए, बिगोनिया, अगेव आदि जो है उनके तने, जैसे अगर तनों का रूपांतरण देखेंगे तो नागफनी, यूफोरबिया, स्प्लेपडेंस एवं कैक्टस में होता है। इनके शरीर के शेष भाग जो होते हैं अत्यंत आश्रित होते हैं। इसका जो जड़ तंत्र होता है वो भूमि की सतह के ठीक नीचे होता है तथा जड़ें होती हैं वो तंतुवत होती है, जिसके कारण ये मृदा की सतह पर उपस्थित अल्प नमी को भी आसानी से अवशोषित करने की सक्षम होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें प्रायः कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर। फिर है अमांसल बहुवर्षीय मरुद्भिद। कुछ जो शुष्कता को सहन करने वाले पौधे होते हैं इनको वास्तविक मरुद्भिद पौधे भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, शुष्क दशाओं में उच्च तापमान वाले स्थानों में भी वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। इनके जो आंतरिक और बाह्य पर्यावरण दोनों होते हैं वो शुष्कता को सहन आसानी से कर लेते हैं। ये प्रायः काष्ठीय वृक्षों, काष्ठीय झाड़ियों अथवा शाखों के रूप में हो सकते हैं। किसमें काष्ठीय वृक्षों, जो लकड़ी वाला पेड़ होता है, झाड़ी होता है, शाख होता है, उसमें पाए जाते हैं। इनका जो जड़ तंत्र होता है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है, लंबा होता है, जो भूमि की गहराई एकदम ज्यादा गहराई में घुस कर क्या कर लेता है, जल का अवशोषण कर लेता है और अपना परासरण दाब को बनाए रखता है। उदाहरण है आक, बबूल, सैकेरम, केजुराइना, नेरियम, सेल्वेडोरा आदि। नेक्स्ट है हमारा मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन। मरुद्भिद पौधों में भी 3 प्रकार से अनुकूलन पाया जाता है। जलोद्भिद पौधों के जैसे आकारिकी अनुकूलन, शारीरिकी अनुकूलन और कारिकी अनुकूलन। अगर आकारिकी अनुकूलन देखेंगे तो जड़ों में अनुकूलन जो होता है वो कैसे पाया जाता है, शुष्क वातावरण को सहने के लिए इनके जो जड़ होते हैं वो अलग अलग आकारिकी अनुकूलन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है उनकी जो लंबाई होगी वो अधिक होगी, जो क्या करते हैं बहुत अधिक गहराई में भी जो जल स्तर होता है वहां से जल का अवशोषण कर सके। ठीक है, उदाहरण है प्रोसोपिस एवं अल्फा की जड़ें जो क्रमशः 60 फीट से 129 फीट तक लंबी होती है। जड़ें मृदा में जल की कमी होने पर भी पौधों के लिए जल की आपूर्ति जारी रखती है। शाकीय मरुद्भिद ऐसे एस्पेरेगस की जड़ें जो होती है वो मांसल होती है, अतः ये जो जल की अत्यधिक मात्रा को क्या करती है, मांसल होने के कारण जल की मात्रा को संग्रहित करती है। इनमें जो मूल रोम का क्षेत्र जो होता है वो मूलाग्र से काफी पीछे होता है। ये मूल रोम लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कुछ मरुद्भिदों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जो पादप प्रजनन में सहायता करती है। जड़ों के अग्रभाग में मूल टॉप उपस्थित रहता है। रूट के जड़ों के अग्रभाग में जो क्या करते हैं, बाह्य आघातों से जड़ों की रक्षा करते हैं। अब देखते हैं तनों में अनुकूलन। इनमें क्या होते हैं, जो तना जो होता है वो काष्ठीय हो जाता है और शुष्क और कठोर मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है ये बाहरी आघातों से बचा रहता है ना। उदाहरण है आपका बबूल। नेक्स्ट है आपका कैक्टसीकुल। इसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं उनके जो तने होते हैं वो मांसल हो जाते हैं और पत्ती नुमा हो जाते हैं। तने मांसल, जैसे कि हम लोग अगर नागफनी का पौधा देखेंगे तो उसका जो तना होता है वो पत्ती नुमा दिखाई देता है और कांटा युक्त होता है ना, कांटा होता है, जिसमें पर्णकाय जो होता है वो चपटा हो जाता है और गोलाकार होता है, जिसमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे जो तने, मतलब देखो अगर हम लोग नागफनी का पौधा देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, जो कांटे होते हैं ना वो पत्तियां होती है, कांटे के रूप में चेंज हो जाता है और जो तना होता है वो पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये भाग लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सके और बड़े बड़े वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिनमें जल तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित जो भोज्य पदार्थ होता है उसको संग्रहित किया जा सके। ठीक है, उदाहरण है आपका नागफनी। पौधों में क्या होता है, जो तना होता है वो भूमिगत हो जाता है, जिससे भोजन का संग्रह और जल संग्रह आसानी से कर सके। उदाहरण है आपका सैकेरम। कुछ पौधे जो होते हैं वो तने के ऊपर रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं तने के ऊपर, जो क्या करते हैं इनकी बाहरी सतह पर मोम का जमाव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पत्तियों में अनुकूलन। पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है और कांटे नुमा हो जाती है, जिससे क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। उदाहरण है केजुराइना। कुछ पौधों के पत्तियों में क्या होता है, पर्ण फलक अनुपस्थित होता है तथा पर्णवृंत चपटा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसको क्या बोलते हैं, फिलोड कहते हैं। कुछ मरुद्भिद पौधे जैसे कि एलोवेरा जो होता है ना, एलोव जिसको बोलेंगे हम लोग, एगेव, युक्का और बिगोनिया आदि में क्या होती है, पत्तियां जो होती है वो मोटी हो जाती है और मांसल हो जाती है, जिससे जल जो है वो स्टोर कर सके, है ना, संग्रहित कर सके। नागफनी जो है एवं एस्पेगेरस, उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर जो हो वो कम हो। मरुद्भिद पौधों में अनुप्रत्र जो होते हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। उदाहरण है यूफोरबिया, स्लैंडेंस, अकेसिया, कैपेरिस आदि।
इन पौधों की पत्तियों में बाह्य सतह चमकदार होती है, जो प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है और तापमान को कम करने में सहायता करती है। उदाहरण है कनेर। कुछ एक बीजपत्रीय मरुद्भिद होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है वो मुड़ी हुई होती है या वलयित होती है, इस प्रकार से मुड़ी हुई होगी या वलयित होती है, जिसमें क्या होता है, जो रंध्र होता है उसको छेद जो होता है ना, रंध्र स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उसको अंदर छुपा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। उदाहरण है एमोफिलिया, पोआ, सोमा, एग्रोपायरॉन आदि। इस प्रकार से एक बीजपत्रीय पौधे जो होता है वो मोटा मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, जो क्या होता है, स्टोमेटा को छुपा लेता है, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। शारीरिक अनुकूलन। मरुद्भिद पौधे जो होते हैं, मरुद्भिद वातावरण जलवायु को सहन करने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि तनों और पत्तियों की बाह्य त्वचा जो होती है उसके ऊपर जो एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। बाह्य त्वचा बहुस्तरीय भी हो सकती है, उदाहरण है नेरियम। बाह्य त्वचा की जो भित्तियां होती है वो मोटा होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, रंध्रीय गुहा में स्थित होते हैं, जैसे कि रोम और रंध्रीय रोम। उदाहरण है कनेर और पाइनस। इन पौधों के हाइपोडर्मिस मोटी भित्ति वाले और स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है, जो जल के वाष्पीकरण को रोकते हैं। उदाहरण है पाइनस की पत्तियां। इनकी पत्तियों में मेसोफिल होती है, पैलिसेड उत्तक होते हैं एवं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में स्पष्ट भिन्नित होता है। अगर अंतरकोशिकीय अवकाश देखेंगे तो अंतरकोशिकीय कोशिका में अवकाश जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है, ये शरीर को मजबूती प्रदान करता है और यांत्रिक सहारा देता है। कोलेनकाइमा भी, इनके जो उत्तक होते हैं वो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के रूप में भी पाए जाते हैं। अगर तने में देखेंगे तो वल्कुट कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा पाया जाता है, क्लोरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। इसका जो संवहनी उत्तक होता है वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम में पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसमें जल और पोषक पदार्थों का संवहन आसानी से हो सके। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस हेयर पाए जाते हैं, या फिर वो स्पाइन्स कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है। रंध्रों की संख्या कम होती है। तनों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, जिससे बाह्य त्वचा पर मोटी उपत्वचा पाई जाती है, जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है। अगर प्रकार्यात्मक अनुकूलन देखेंगे तो इन पौधों में जो कोशिका द्रव्य होती है उसकी सांद्रता जो होती है वो काफी अधिक होती है, जिससे उसका परासरण दाब भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी होगी। अगर उच्च परासरण दाब होगा तो जिससे पौधे निर्जलीकरण का सामना करने में भी सक्षम होते हैं उच्च परासरण दाब पे। ठीक है। नागफनी का अगर पौधा देखेंगे तो वो अन्य मांसल पौधे के रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, श्वसन के लिए क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, रात में खुलते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब वो दिन का समय आता है तब वो जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो ऑक्सीकरण उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, जिसका उपयोग वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। फिर जब रात होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाता है और दिन आता है तो बंद हो जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।